नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का मॉडल पेपर नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स पढ़ा चुके हैं और गणित के 2 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। और पिछले वर्षों में जितने भी गणित के प्रश्न पत्र आए हैं वो सभी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, तो आप उस पर क्लिक करके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के अंतर्गत जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए वो आपको वहां पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में हमने 12 तरह के प्रश्न लिए हैं और ये प्रश्न जितने भी हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस 12 प्रश्नों के बेसिक्स और पैटर्न समझ लिए तो ये मान के चलिए कि आपके 15 नंबर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित में पक्के हो गए। किसी भी स्टूडेंट की बैक नहीं लगेगी इस बार, ये मेरा दावा है, अगर आपने अच्छे से इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां पर जो पहला प्रश्न है 200, 250 और 300 का लासा ज्ञात करो। तो लासा निकालना मैंने कई बार आपको सिखाया और शायद आपको आता भी होगा, फिर भी ये प्रश्न है यहाँ पर तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 200, 250 और 300 का लासा जब निकालेंगे तो इनको एक लाइन में लिख के इनके गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 200 को भाग देंगे 2 से तो आएगा 100, 250 को भाग देंगे तो आएगा 125 और 300 को जब 200 से भाग देंगे तो आएगा 150। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, 125 डिवाइड होगा नहीं तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 75, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, 125 डिवाइड नहीं होगा तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया और 75 डिवाइड नहीं होगा तो 75 भी ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं 5 से कट सकती हैं, तो हमने 5 से किया। 25 को जब 5 से डिवाइड किया तो आया 5, 125 को जब 5 से डिवाइड किया तो आया 25, 75 को जब 5 से डिवाइड किया तो आया 5। इसी तरह जब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को जब 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 25 को जब 5 से डिवाइड किया तो 5 आया और 15 को जब 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। इसी तरह फिर से 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ चुका है पहले से और ये 5 को जब 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और 3 डिवाइड होगा नहीं तो 3 ऐसे ही लिख दिया। अगले स्टेप में हमने 3 से डिवाइड किया तो इसके बाद 3 से कटने के बाद ये सब कुछ 1-1 आ गया। जब तक 1-1 नहीं आता तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। जितने भी नंबर्स यहाँ पर आए हैं लासा में, ये सारे नंबर जितने से भी हमने डिवाइड किया है इन सभी को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये सारे नंबर्स को गुणा कर दिया और यहाँ पर इसका जो लासा आया है वो आया है 3000। ये चीज़ क्लियर हो गई। लासा निकालना बेहद आसान है। सबसे पहले एक लाइन से सबको लिख के उनके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और आपका लासा निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं 2x + y - z माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x + y + 2z का मान यहां पर निकालना है। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को खोलना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगे होगा और जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहां आप देख सकते हैं 2x + y - z वैसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद जो 3x + y + 2z लिखा हुआ था इनके सारे चिन्ह बदल चुके हैं, -3x -y -2z। अब यहां पर सॉल्व कर लीजिए, जो कटने लायक है उसको काट दीजिए। ये +y है, ये -y है, कट गया। ये 2x है, ये -3x है, माइनस हो जाएगा माइनस का x। ये 2z है, ये माइनस का z है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -3z। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा -x -3z। ये चीज यहां पर इसका उत्तर। अब कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आंसर मिल सकता है माइनस ब्रैकेट में x + 3z। चाहे आपको ये ऑप्शन मिल जाए चाहे ये ऑप्शन मिल जाए, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 30/578 का योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। जब योज्य की बात आई, योज्य किससे मिलता जुलता है, आपको अगर ध्यान से देखें, योज्य मतलब मिलता जुलता है योग से। ठीक है, अगर संख्या प्लस है तो उसको माइनस कर दीजिए और अगर संख्या माइनस है तो उसको प्लस कर दीजिए, यही आपका होता है योज्य। यहां पर 30/578 का योज्य प्रतिलोम देखिए, ये प्लस में है तो हमने यहां पर इसको माइनस कर दिया। ठीक है, योज्य मतलब योग, योग से याद रहेगा, योग मतलब जोड़ना यानी प्लस माइनस। ठीक है, गुणात्मक मतलब होता है
जो अंश में है उसको हर में भेज दीजिए, जो हर में है उसको अंश में भेज दीजिए। जैसे 30/578 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 578/30, यानी जस्ट अपोजिट कर दिया। कभी कभी आपसे यह पूछा जा सकता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। अब यहां पर तो नीचे कुछ है नहीं, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? तो आपको यह मालूम होना चाहिए जब किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है इस संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी हम इसको 5 ना मानकर इसको हम मानते हैं 5/1। अब जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे 1/5। आसान सा है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम अगर किसी संख्या का पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 5x + 4 = 3x + 8। बेहद आसान क्वेश्चन है। x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए, तो ये 3x उठ के इधर आ जाएगा, तो 5x - 3x हो जाएगा। 4 को हम इस तरफ भेजेंगे तो 8 - 4 हो जाएगा। 8 - 4 होता है 4, 5x - 3x होता है 2, तो 2x = 4। तो 2x = 4 हो गया, तो ये जो 2 है ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा, यहाँ है ये मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा ये डिवाइड में, 4/2 = 2। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो आपके सामने आ गई 2। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। आगे देखते हैं, x - 1/x = 3/2, तो x² + 1/x² का मान निकालो। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर वाले मामले में चाहिए, तो हम इसका क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो शायद हमें x² + 1/x² मिल जाएगा। तो इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, x - 1/x का होल स्क्वायर कर दिया, और जब इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो 3/2 का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया। ये है a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, a² + b² - 2ab। ठीक है, a यहां पर x है, b यहां पर 1/x है, तो हमने यहां पर इसको एज इट इज फॉर्मूले की तरह रख दिया। अब 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये x कट जाएगा, बचेगा -2। जब -2 बचेगा तो हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि जब भी बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 9/4 + 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 लासा ले लिया और ये ऊपर हो गया 2 दूना 4 और 9 + 4/4, x² + 1/x² = 13/4, ये आ गया। अब यहां पर हमसे यही पूछा गया था कि x² + 1/x² का मान निकालो, तो वो आपका निकल के आ गया 13/4। आसान सा प्रश्न था, आप यहां पर देख सकते हैं कैसे हमने यहां पर सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, एक कमरे की दीवार की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए और सीधा आंसर ले लीजिए। कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × ऊंचाई ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट के अंदर l + b। h है यहां पर ऊंचाई, l है लंबाई और b है आपका चौड़ाई। तो यहां पर वैल्यूज रख देते हैं। ऊंचाई दे रखी है 5, लंबाई दे रखी है 15, चौड़ाई दे रखी है 10। तो 15 और 10 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25, 5 और 2 गुणा हो जाएगा 10, 10 × 25 हो जाता है 250 वर्ग मीटर। तो यहां पर जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया 250 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, एक कलम का मूल्य 2x - y है, 2x + y कलमों का मूल्य ज्ञात करो। ये ठीक वैसा ही प्रश्न है कि एक कलम का मूल्य 5 रुपए है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब एक कलम का मूल्य 5 रुपए है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा, 10 × 5 होगा, यानी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो वही यहां पर करेंगे। एक कलम का मूल्य 2x - y, 2x + y कलमों का मूल्य कितना होगा, 2x - y और 2x + y का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आता है, 2x - y 2x + y में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहें तो एक एक को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 2x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x²। फिर उसके बाद 2x का जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद -y का जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2xy।
जब माइनस वाई का प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटने लायक है माइनस 2xy प्लस 2xy कट जाएगा और आपको बचेगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो आपको वो मालूम होगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम निकाल सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए सीधा आंसर अगर निकालना है तो ये सीधा आंसर आ गया 4x स्क्वायर। और अगर आपको ये यहाँ पर बेसिक मेथड फॉलो करना है तो जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है कि एक एक नंबर को गुणा कर लिया आपस में, उसके बाद फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनकी क्या शर्तें हैं। अगर ऐसा कभी प्रश्न आएगा तो ये 2 नंबर में प्रश्न आएगा और इनकी चारों कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सर्वांग सम होने की जो पहली कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हों, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं और ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4.6 है तो ये भी 4.6 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो यहाँ पर ऐसे त्रिभुज को क्या नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है एस एस एस, यानी एस से होता है साइड, यानी तीनों साइड बराबर हैं। ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इस त्रिभुज की भी और इस त्रिभुज की भी सारी भुजाएं बराबर हों। सारी भुजाएं मतलब तीनों साइड, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, यानी एस एस एस, इस सर्वांग सम त्रिभुज को हम कहते हैं। जैसे अब दूसरी कंडीशन वो होगी, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके बीच के कोण अलग अलग बराबर हों। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 45, यहां भी ये 45 बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 चीज़ें बराबर होनी होती है, ये हमें क्लियर चीज़ है। जैसे पहली वाली कंडीशन में हमने देखा था कि दोनों त्रिभुज की तीनों साइड बराबर थी, तीनों भुजाएं बराबर थी। यहाँ पर 2 साइड और एक एंगल बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एस ए एस की कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है कि एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर हो गया और 2 साइडें बराबर हो गई। तो ये चीज क्लियर हो गई। जब किसी भी 2 त्रिभुज की 2 साइडें और एक एंगल बराबर होता है तो वो सर्वांग सम की श्रेणी में आता है। अगला जो कंडीशन है, 2 त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब एक त्रिभुज के 2 कोण और संलग्न भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और संगत भुजा अलग अलग बराबर। यहां देख सकते हैं ये 45 है, सॉरी ये 50 है और ये भी 50 है, ये 55 है तो ये भी 55, तो इनके बीच का जो भुजा है वो भी 5 है और इसकी भी 5 है। तो यहाँ पर आपने देखा ये कौन सी कंडीशन बन रही, ये बन रही है एस ए की कंडीशन, यानी एक साइड और 2 एंगल वाली कंडीशन बन रही है। अगर किन्हीं 2 त्रिभुज में एक साइड और 2 एंगल बराबर हों आपस में तो वो जो त्रिभुज होंगे दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। अब यहां पर जो चौथी कंडीशन है वो देखिए, 2 समकोण त्रिभुज सर्वांग सम तब होते हैं जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की एक अन्य भुजा तथा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। यहां पर हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये ASS वाला रूल फॉलो कर रहा है, यानी 2 साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे 5.8, ये भी 5.8, ये 5 है, ये 5 है और यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है 31 डिग्री और ये यहाँ पर इसके भी बराबर है 31 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी जो 2 साइडें बराबर हैं 5.8, 5.8 और 5.8, उसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पर जो 2 साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। तो यहाँ पर जब 2
साइड बराबर और एक एंगल बराबर, तो सीधी सी बात है ये सर्वांग सम की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो चार कंडीशन है, अगर ये चार कंडीशन आपको कहीं दो त्रिभुजों में मिल जाए तो वो जो दो त्रिभुज होंगे वो आपस में सर्वांग सम होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न 9 की। दो त्रिभुज के समस्त कोणों की माप समान है। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज डी ई एफ की अन्य भुजाओं के माप बताओ। यहां पर आप देख सकते हैं ए बी 3 है, बी सी 4 है, ए सी 6 है और जो ई डी है दूसरे त्रिभुज में वो 6 है। तो यहां पर डी ई एफ की अन्य भुजाओं के माप बताने हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त कोणों की माप समान है, यानी जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये वाला एंगल है और जो ये एंगल है वही ये वाला एंगल, यानी तीनों एंगल आपस में दोनों त्रिभुज के बराबर हैं। तो ये जो त्रिभुज होगा वो एक तरीके से समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज ऐसे होते हैं कि इनकी जो भुजाएं होती हैं वो आनुपातिक होती। आनुपातिक का मतलब ये होता है कि अगर ये 3 है तो ये 6 है, तो इनमें कौन सा अनुपात बनना है, 1:2 का ये अनुपात बन रहा है ना। उसी तरह अब बात यहां पर पूछी जा रही है कि ई एफ और डी एफ की वैल्यू बताओ, ये कितनी माप की होंगी। तो यहां पर जब 1:2 बन रहा है तो ये 4 है तो ये 8 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 1:2 बन रहा है, ये 1 है ये 2 है। ये 6 है तो ये ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 1:2 बनना है। जब भी दो समरूप त्रिभुजों की बात होती है तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो आनुपातिक रूप में बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने करके भी बताया है, ए बी सी में ए बी 3 है, डी ई एफ में डी ई 6 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 बराबर 8, डी एफ बराबर 6 × 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमने अनुपात इनका निकाल लिया और जो भुजाएं पूछी हैं उसका उत्तर हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो प्रश्न हमने रखा है वो कर लेते हैं। आपके लिए जो यहाँ पर प्रश्न है 75, 80, 135 का लासा आपको ज्ञात करना है। इसका जो सही उत्तर है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर तुरंत बताइए। आगे जब तक मत बढ़िए जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल कर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो तो बहुत लोग देख लेते हैं लेकिन किसी का क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं होता। देखिए क्या मैं यहाँ पर सिर्फ मैं ही सॉल्व करके आपको बताता रहूं? अरे आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन आप अब मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। इसको सॉल्व कर लिए, कमेंट में लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला जो प्रश्न है सोनम के, प्रश्न संख्या 10 है, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको देखना है कि क्या सोनम की आयु का कहीं कोई रिलेशन दे रहा है, कहीं कोई रिलेशन नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिता की आयु का रिलेशन दे रहा है, वो भी सोनम से। तो हमें पहले सोनम की पता करनी पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर सोनम की जो आयु है x माननी पड़ेगी। तो हमने जब सोनम की आयु x मान ली तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सोनम के पिता की आयु है उसकी आयु का 3 गुना, यानी सोनम की आयु का 3 गुना 3x से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक कर दिया यानी +5 कर दिया। अधिक तभी होगी जब ज्यादा होगी, तो यहां पर हमें +5 करना पड़ा। तो सोनम की आयु आपको मिल गई x और पिता की आयु मिल गई 3x + 5। अब इसके बाद अगली ही लाइन में सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष भी दे रखी है। तो इसी स्टेटमेंट में हमने अगले स्टेप में पिता की आयु की जगह हमने क्या रख दिया, 44। इसके बाद हमें ये जो 5 है इस 5 को बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 44 - 5 हो जाएगा 39। तो 3x बराबर हो जाएगा 39। 39 बटे जब हम 3 करेंगे तो ये x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13। तो यहाँ पर जो सोनम की आयु हमने x मानी थी वो निकल के आ गई 13, और हमें सोनम की आयु ही प्रश्न में पूछा गया था, तो उसका आंसर सीधा सा 13 निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, 9x² - 25 बराबर 0। 1 नंबर में इस तरह का प्रश्न आता है, सीधा सा हम 25 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा।
अब यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/9 हो गया। अब इसके बाद जो स्क्वायर है, एक्स का जो स्क्वायर, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ ये अंडर रूट लग जाएगा, तो 25/9 हो जाएगा रूट के अंदर। तो जो 25/9 है ये किसका स्क्वायर हो सकता है? वो है 5 का स्क्वायर 25 और 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3। तो यहां पर जो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आई वो आ गई 5/3। आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 12a² प्लस 2a माइनस 4। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि ये जो a² के साथ कितना लगा है 12 और ये नंबर कितना लिखा हुआ है -4। तो ये है 12 चौको 48 कर लेते हैं। कितना आ गया? 48। अब 2a को हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे, 2a को हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पर 48 आए। तो 2a को जब हमने देखा कि ये 8 और 6a, 8a माइनस 6a कर रहे हैं तो 2 आ रहा है और 8 छंग 48 भी होता है। तो ये इस तरह आपने देखा कि हमने 2a को इस तरह भागों में तोड़ दिया कि उनका गुणा करने पर 48 आ रहा है। जैसे 12 चौको 48 और ये 8 छंग 48। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 12a² और 8a में कॉमन क्या है? कॉमन हमें यहां मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल जाएगा, इसमें भी 4 मिल जाएगा, यहां a² में a मिल जाएगा और a से a मिल ही सकता है। 4a को हमने ले लिया कॉमन। जब 4a से 12a² से हमने 4a निकाल लिया तो बचेगा 3a। 8a से जब हम 4a निकालेंगे तो बचेगा 2। अब यहां पर आपने देखा यहां आ गया 3a + 2। सेम टू सेम ऐसे ही उठा के यहां रख देंगे। 3a + 2 हमने यहां रख दिया। अब यहां पर लिखा हुआ है -6a और हम यहां पर 3a ले चुके हैं। तो जब 3a ले चुके हैं तो हमारे पास बचेगा क्या? a तो वैसे भी कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यहां पर बचेगा -2। वही हमने यहां पर देखे नीचे -2 लिख दिया। अब सीधा सा आपको ब्रैकेट के अंदर कर लेना, 4a - 2 एक ब्रैकेट में, 3a + 2, 3a + 2 इनसे एक ले लिया, 3a + 2। यहां पर आपके सामने सीधी तरीके से, आसान तरीके से हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अगर अभी भी आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इन 12 तरीके के प्रश्न हैं, इस 12 तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में ही आने हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये मान के चलिए आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके लिए जो मैंने प्रश्न दिया था, अगर आपने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है तो नीचे कमेंट में अभी इसका तुरंत उत्तर दीजिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी 4th सेमेस्टर के दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।